सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत जो आपकी यूजीसी नेट इकाई में जो इकाई दी गई है, जिसमें द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग में किस प्रकार की रचनाएं की जाती थी, और द्विवेदी युग के अंतर्गत जितनी भी आपकी जो कविताएं हैं जो आपके इकाई 5 में दी गई हैं, जो इकाई 5 में कविताएं दी गई हैं जिस युग की हैं उस युग के साथ ही उसको कर लेंगे, तो जिसे इकाई 5 आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन आंसर में वैसे डिटेल्स से नहीं करवा रहे हम, तो क्वेश्चन आंसर इसी हिसाब से होंगे कि आपकी इकाई 5 में जितनी भी कविताएं दी गई हैं उनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उत्तर आपके इसमें होंगे। आज हम कर रहे हैं द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। द्विवेदी युग से पहले हम 2 क्लासें ले चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित, अगर आप अभी आने वाला जो एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम होगा, अगर उसको आप देना चाहते हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपकी 10 इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, उनसे वो क्वेश्चन तो करवा रही हूँ, उसके साथ मैं अन्य क्वेश्चन भी करवा रही हूँ आपको, अन्य रचनाएं भी करवा रही हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सुमेलित किस प्रकार से करना है आपको? देखिए, देहरादून रचना किसकी है? किसकी है देहरादून रचना? आराम आराम से आपको करना है। देहरादून रचना है, ये किसकी है? तो ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। देहरादून रचना किसकी है? श्रीधर पाठक जी की। पूजा फूल किसकी है? तो ये मुकुटधर पांडे की है। हिंडोला किसकी रचना है? तो हिंडोला आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। और अनाथ आपका किसकी है? तो अनाथ आपकी सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। यहाँ पे इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम पूरा खोल के रख देते हैं। देखिए किस प्रकार से देहरादून रचना है, ये कब की है? तो ये है सन 1915 की। कब की है? सन 1915 की। किसकी है? तो ये है मुकुट श्रीधर पाठक की। तो यहाँ पे श्रीधर पाठक आए हैं, इनका जन्म देखिए 1859। ठीक है, फिर पूजा फूल किसकी रचना है? तो ये है मुकुटधर पांडे की। तो पूजा फूल है, ये कब का है? सन 1916 का। और मुकुटधर पांडे का जन्म 1895। ठीक है, फिर हिंडोला किसकी है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगर आपसे पूछे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म, तो सन 1866। देखिए डबल ना आ रहा है, डबल 6 आ रहा है। इस प्रकार से देखिए न, इस प्रकार से न, डबल ना आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे उल्टा करके 6। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, याद करने की समझेंगे आप कि किस प्रकार से हमें याद करना है। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है 1866। इनकी रचना कौन सी? हिंडोला। तो हिंडोला कब की है? ये है सन 1894 की। जन्म 1866, रचना हिंडोला है 1894। उसके बाद में है अनाथ आई आपकी। तो जो अनाथ है ये है सियाराम शरण गुप्त जी का। अनाथ कब का है? तो याद रखेंगे सन 1917 की कविता है ये, काव्य है ये। और आपकी जो सियाराम शरण गुप्त जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? तो सन 1995। कब हुआ? 1995 को। यहाँ पे आपके रामनरेश त्रिपाठी जी, इनकी 4 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये आपको करवा दिए। अब यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ और रामनरेश त्रिपाठी जी की जो 4 रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कौन कौन सी। यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी के 4 जो काव्य संग्रह वो हैं। पहला है मिलन, जो 1918 का है। कौन सा है? मिलन। फिर दूसरा कौन सा है? 1920 का। कहीं कहीं पे आपको इस 21 में मिल सकता है, वो है पथिक। क्या है? पथिक। फिर 1927 का है। 27 का क्या है? मानसी की उम्र कितनी हो गई? 27। फिर मानसी ने 27 की उम्र होने के बाद में 2 साल बाद में देखा स्वपन। क्या देखा? स्वपन। और ये कब की है? सन 1929 की। ठीक है, मिलन 18 साल की उम्र में मिलन। पथिक 2 साल बाद में हम पथ पर चले, 1918 से 20। फिर 27 की हो गई मानसी, और 27 की मानसी होने के बाद में मानसी ने 2 साल बाद में क्या देखा? स्वपन। 1929 में देखा इसने स्वपन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको इसी तरह से समझाया जाएगा। यहाँ पे है राय देवी प्रसादपुर, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी। रामनरेश त्रिपाठी का अभी हमने आपको पढ़ाया था पथिक, और पथिक कब का बताया था हमने? 18 में मिलन हुआ, 2 साल बाद में पथिक, मतलब पथ पर चले, 1920। ठीक है, फिर यहाँ
माखन जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं तो इनका जन्म वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए जो रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद, कौन? जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का जन्म ही 1889 को हुआ था। ठीक है, जन्म वर्ष के हिसाब से भी स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको साथ ही। 1889 को हुआ था रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद। कब? 1889, मतलब 90 में एक का। फिर है राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म कब हुआ? 1868 को हुआ था। राय देवी प्रसाद पूर्ण को जन्म कब हुआ था? 1868 को। यहाँ पे आए आपके रामचरित उपाध्याय, और इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1872 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मिला लेते हैं हम रचना। राय देवी प्रसाद पूर्ण है ना, इनकी मृत्युंजय है। कौन सी? मृत्युंजय। तो जो 1868 ही क्या, काफ़ी कवियों की जो मतलब भारतेंदु युग में आते थे जो कवि, जहाँ से भारतेंदु युग में जिनका जन्म हुआ था फर्स्ट जैसे 58, 60, 50 वाली लाइन में, 60 वाली लाइन में, 70 वाली लाइन में कोई एक आदि मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे श्याम सुंदर दास जी 75 में भी थे, तो 70 वाली लाइन वो हो गई। तो देखिए इस प्रकार से हम याद करने की ट्रिक होनी चाहिए हमारे पास में। तो देखिए उनका जो रचना काल है ना, उनकी ज़्यादा जो रचना काल है वो नहीं मिलता है, प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है, तो उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे हम। फिर ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, अभी बता दिया था जन्म। रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889, और इनकी रचना है हिम तरंगिणी। और कब की थी वो? सन 1949 की थी। एक इनकी आती हिम किरीटनी। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं कि हिम तिरंगिणी और हिम किरीटनी हमारी समझ में नहीं आती, तो देखिए हिम तो दोनों में आता है, वो है किरीटनी। क्या आती है? किरीटनी। और वो है 43 की। कब की है? 43 की। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान लगा के अगर हम पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत होने वाला नहीं है। वो है किरीटनी, तो कै पहले आता है, तो 43 वाली पहले आएगी। और ये तरंगिणी, तो तय जो कैकगढ़ है, जो वर्णमाला हमारी तय बाद में आता है, तो जो 49 वाली है वो तरंगिणी होगी, और जो पहले वाली है वो किरीटनी होगी। ठीक है, कैवरक पहले आता है तो 43 पहले आएगा, और फिर तैवरक बाद में आता है तो 49 बाद में आएगा। ठीक है, फिर देवदूत किसकी है? तो देवदूत है रामचरित उपाध्याय की, और इनका रचना काल भी नहीं मिला है। यहाँ पे दी गई है जोहर। अभी यहाँ पे जोहर को हम समझा देते हैं अलग से। ठीक है, जोहर किसकी है? जोहर ऑप्शन में तो नहीं थी इनके, तो जोहर है श्याम नारायण पांडे की। किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। कब की है? तो सन 1945 की है। कब की है? सन 1945। और जो आपके श्याम नारायण पांडे हैं ना, इनका जन्म 1907 को हुआ था। देखिए मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ा रही हूँ आपको, तो फ़ोन में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगला है सियाराम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और श्रीधर पाठक। तो यहाँ पे हम पहले मिला लेते हैं। देखिए जो सियाराम शरण गुप्त है, इनकी रचना है बापू, फिर इनकी पूरी डिटेल्स बताएंगे हम आपको। फिर सोहन लाल द्विवेदी है, इनकी रचना है चित्रा। कौन सी है? चित्रा। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। जोहर भी किसकी थी? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की थी, देखो बोलना है। जोहर भी किसकी थी? श्याम नारायण पांडे जी की थी। श्रीधर पाठक की कौन सी है? तो श्रीधर पाठक जी की है आपकी भारत गीत। यहाँ पे दिया गया है समर्पण, ये हम बता देंगे आपको क्योंकि 4 ऑप्शन मिल गए। समर्पण बेच गए, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जो सियाराम, पहले इनके जन्म वर्ष देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी है ना, इनका जन्म वर्ष 1895 है। 2-3 बार आ गए, आपको याद हो गए होंगे। किसका है? 1895 का। ठीक है, फिर उसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 का है। फिर श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का जन्म है सन 1907 का। देखिए 1907 में बच्चन जी का जन्म है, हरिवंश राय बच्चन जी, और महादेवी वर्मा है, श्याम नारायण पांडे जी भी हैं, इन सभी का है। श्रीधर पाठक है, ये द्विवेदी भारतेंदु युग के कवि हैं, और इन्हें 1859 इनका जन्म है। यहाँ पे रचना हल्दी घाटी किसकी है? तो श्याम नारायण पांडे की है, और कब की है? तो सन 1939 की। कब की है? सन 1939 की। फिर बापू रचना है, ये किसकी है? तो ये सियाराम शरण गुप्त की है, और कब की है? सन 1937 की है। उसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी की चित्रा, और ये सन 1944 की है। याद रखेंगे 1944। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रा का रचना काल क्या है, तो त्रय में 2, देखिए इस प्रकार से 2 तय आ रहे हैं, ऐसे सोच लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए त्रय, और आप याद रखेंगे 4-4। ठीक है, 2 लाइन्स, तो यहाँ पे 4-4 से याद रखेंगे आप। दिमाग में अपने इमेज बना लेंगे इसकी। श्रीधर पाठक की है भारत गीत, और ये कब की है? तो सन 1928 की है। कब की है? 1928। अब बच गया आपका समर्पण। अब समर्पण को भी हम आपको बता देते हैं।
देखिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन किए, आपको ये होना चाहिए कि आपको याद कितना हुआ है। ठीक है। समर्पण रचना किसकी है? तो समर्पण रचना आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और माखनलाल चतुर्वेदी की ये सन 1956 की रचना है। कब की है? सन 1956 की रचना है। अगला है, देखिए पहले इनका मिलान कर लेते हैं। उर्मिला किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। हिमकिरीटनी किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की। और मानसी है रामनरेश त्रिपाठी का। आए हैं आपके यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पे देख लेते हैं हम, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 को हुआ था। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1906 को हुआ था। ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी जी की अभी हमने रचना पढ़ी थी, कौन सी? चित्रा। मैंने बताया था आपको त्रय, यहाँ पे 44। ठीक है, 1944 की। ठीक है। तो देखिए उर्मिला है, ये कब की है? तो उर्मिला रचना इनकी है। उर्मिला रचना के लिए आप एक तथ्य याद रखेंगे, क्योंकि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है ना, इनका जन्म हुआ था 1897 को। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी हमने आपको बताया था, माखनलाल चतुर्वेदी और रामनरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद, इनका सभी का जन्म 1889 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 को हुआ था। और रामनरेश त्रिपाठी देखिए हमने बताया अभी आपको 1889। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी उर्मिला है, इसकी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन ने सन 1934 में ही कर दी थी। कब कर दी थी? सन 1934 में। ठीक है। लेकिन ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये सन 1975 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि उर्मिला रचना कब हुई थी? तो सन 1934 में। लेकिन प्रकाशित कब हुई थी? तो सन 1975 में। ठीक है। हिमकिरीटनी, वही बात आ गई, माखनलाल चतुर्वेदी की दो रचनाएं हिमकिरीटनी और हिम तरंगिणी आपको कंफ्यूज करेंगे। तो देखिए किरीटनी है तो ये पहले 43 की आएगी, और जो हिम तरंगिणी है वो 6 साल बाद सन 1949 की आएगी। झांसी की रानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखेंगे जो झांसी की रानी है, ये इनका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मुकुल काव्य संग्रह है। क्या है? मुकुल काव्य संग्रह। और ये 1930 को प्रकाशित हुआ था। और इसी में है इनका झांसी की रानी। मानसी, तो देखिए मैंने आपको बताया था रामनरेश त्रिपाठी जी की 4 रचनाएं हैं जो आपसे अनुक्रम में पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इनकी पहली है मिलन जो 1918 की है, दूसरी है इनकी पथिक जो 1920 की है, पथिक है, और तीसरी है इनकी जो मानसी, ये 27 की है, और जो इनकी क्या बोलते हैं शोपन है 1929 की। ये चारों रचनाएं आप नहीं भूलेंगे। ठीक है। अगला है, देखिए असत्य कथन का आपको चयन करना है। कौन सा? असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन बताएंगे आप कौन सा है। देखिए सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। बिल्कुल किया था उन्होंने। संपादन कार्य कब से किया था? 1903 से 1920 तक किया था। कितने साल तक? 17 साल तक। याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में होने लगा था। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों को मैं पूरा खोल के बताऊंगी आपको, आप बिल्कुल बेझिझक पढ़ेंगे। संस्थापक हैं 1900 में इनके संस्थापक थे, तो कौन थे? चिंतामणि घोष जी। कौन थे? चिंतामणि घोष ने इसके संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले संपादक कौन थे, तो पहले संपादक 1900 से लेकर और 1903 तक कौन रहे थे? श्याम सुंदर दास। कौन रहे थे? श्याम सुंदर दास जी रहे थे। ठीक है। मैं लिख नहीं सकती, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से लिख के समझाती, और इतना टाइम भी नहीं है। आप मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे प्लीज़, है ना। फिर देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है इसका नाम द्विवेदी युग। ठीक है। ये दोनों कथन ठीक है। आपसे पूछा असत्य कथन, आगे देख लेते हैं हम कथन। साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी। किसने की थी साकेत महाकाव्य की रचना? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्योंकि बात किसकी हो रही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो साकेत महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी, यही गलत है। काव्य मंजूषा की रचना इन्होंने की थी, बिल्कुल ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य मंजूषा की रचना की थी। तो देखिए साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने की थी? मैथिली जी ने की थी। और कब की थी? तो सन 1931 में। साकेत में राम काव्य से संबंधित है साकेत, और इसमें उर्मिला के विरह वर्णन का बताया गया है। विरह वर्णन जो उर्मिला का है वो 9वें सर्ग में है, और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो आपसे पूछा जाए तो ये 12 सर्ग हैं। ठीक है। कितने सर्ग हैं इसमें? 12 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनकी रचना के बारे में बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। गुरुकुल 1929 की है। कुणाल
1942 की है। विकट भट्ट भी 1929 का है और अनग है ये सन 1925 का है। ठीक है, तो आपकी रचना कौन सी सही होगी? ये चारों ही रचना किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की है। गुरुकुल है जो सन 1929 का है, अनग 1925 का है, कुणाल गीत 1942 का है और विकट भट्ट 1929 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन विशेषता नहीं है। आपसे पूछा है कि द्विवेदी युगीन विशेषता नहीं है। तो देखिए, द्विवेदी युगीन विशेषता कौन सी नहीं है? नैतिकता का आदर्श, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो देखिए, नैतिकता का आदर्श द्विवेदी युग की विशेषता है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी द्विवेदी युग की विशेषता है। लेकिन देखिए, जो आपका ब्रज भाषा का प्रयोग है ये भारतेंदु युग का है और समस्या पूर्ति भी भारतेंदु युग में होती थी। आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने पीछे भारतेंदु युग में जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें समस्या पूर्ति की जो लाइनें थी मैंने आपको बताई भी थी कि किस प्रकार से समस्या पूर्ति देते थे और किस प्रकार से वहाँ पे समस्या पूर्ति की जाती थी। ठीक है, एक समस्या पूर्ति का मैं उदाहरण आपको बता देती हूँ कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं उनको दिया गया था, यह बयारी बहे तब बदलेगी पपीहा जब पूछेगा जीव कहाँ। ठीक है, यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे जीव पीव कहाँ। तो उन्होंने उसकी समस्या पूर्ति के लिए पूरा जो एक पद्य बनाया था, उन्होंने एक लाइन दी गई थी। लाइन कौन सी थी? यह बयारी तबे बदलेगी पपीहा जब पूछे पीव कहाँ। और ये लाइन किसको दी गई थी? प्रताप नारायण मिश्र जी को। लेकिन अगर फिर उन्होंने उस लाइन से पूरा जो पद्य बनाया वो किस प्रकार से बनाया? बनी बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम्हें मनुहारी के हारी परे, सखियन की कौन चलाई तहाँ, बरखा है प्रताप जू धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ, और यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे पीव कहाँ। ठीक है, इस प्रकार से समस्या पूर्ति दी जाती थी किसमें? भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग से संबंधित है समस्या पूर्ति और ब्रज भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 और 2। और 1 और 2 कहाँ पे है आपके? देखिए क्या पूछा कि विशेषता नहीं है। देखिए, मैं सोच रही थी द्विवेदी युग की विशेषता पूछी इन्होंने पूछी कि द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। तो नहीं है, कौन सी नहीं है? ब्रज भाषा का प्रयोग और समस्या पूर्ति। तो 3 और 4 नहीं है। अगला है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्या पूछा है? राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। और ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आए हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और इनका जन्म 1865 को हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामधारी सिंह दिनकर सन 1908। ठीक है, अगला है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता। क्या है? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत केवल पशु ही सह सकता है। कि अपमान है वो जगत में केवल कौन सह सकता है? पशु ही सह सकता है। और ये कथन है, पंक्तियां हैं किसकी? रामनरेश त्रिपाठी की। श्रीधर पाठक 1859 है जन्म। रामधारी सिंह दिनकर अभी बताया आपको 1908। माखनलाल चतुर्वेदी, बार बार बता रही हूँ आपको, माखनलाल चतुर्वेदी और आपके जो रामनरेश त्रिपाठी हैं और आपके जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का जन्म 1889 को हुआ था। ठीक है, अगला है, स्वदेश नहीं मैं स्वर्ग यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। और ये है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना पंक्तियाँ। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 को हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 है और मैथिली शरण गुप्त 1886 है। विष्णु प्रभाकर जन्म 1912 है। अगला क्वेश्चन है, जिनको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु गिरा है और मृतक समान है। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपशु निरा मृतक समान है। वो नर तो है ही नहीं और पशु से भी गिरा हुआ है और मृतक के समान है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म है इनका 1889। माखनलाल चतुर्वेदी और आपके
जयशंकर प्रसाद और रामनरेश त्रिपाठी। श्रीधर पाठक का जन्म है 1859। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म है 1886 और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म है 1897। उसके बाद में है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वनों में, तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में। मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं रामनरेश त्रिपाठी की। किसकी पंक्तियाँ हैं? रामनरेश त्रिपाठी की। सुमित्रा नंदन पंत, जन्म है इनका 1900। रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी का जन्म है 1889 का। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म है 1886 और श्रीधर पाठक का जन्म है 1859। आगे है, हाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। क्या पूछा है कि हाँ वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। और ये किससे संबंधित है? तो ये भारत भारती से संबंधित है। जयद्रथ वध, और ये किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। जयद्रथ वध इनका सन 1910 का था। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925 और यशोधरा 1932। भारत भारती के बारे में कुछ तथ्य आप याद रखेंगे। इसकी रचना 1912 में हुई थी। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यशोधरा के अंतर्गत, यशोधरा एक महाकाव्य। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त जी के 2 महाकाव्य कौन से हैं, उन्होंने 19 खंड काव्य लिखे थे और 2 महाकाव्य लिखे थे। तो 2 महाकाव्यों में एक तो यशोधरा आता है इनका और एक आता है साकेत। तो साकेत की रचना अगर आपसे पूछी जाए तो सन 1931 है। जयद्रथ वध, पंचवटी और जो भारत भारती, तो इनकी काव्य रचना है। जयद्रथ वध और पंचवटी इनके खंड काव्य हैं। क्या है? खंड काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, रेणुका रचना किसकी है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। बापू रचना किसकी है? तो ये रचना है बापू सियाराम शरण गुप्त की जी। फिर उसके बाद में है हिमतरंगिणी, तो हिमतरंगिणी है माखनलाल चतुर्वेदी की। और रश्मि रेखा, तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। रेणुका रचना का रचना काल है सन 1936। अगर आपसे पूछा जाए सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ, तो सन 1895। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आपसे पूछा जाए तो कब हुआ, तो ये हुआ इनका 1908 को। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1889। इसी के साथ में याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और रामनरेश त्रिपाठी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म पूछे आपसे तो ये है 1897। और श्याम नारायण पांडे जी का जन्म पूछे तो ये इनका जन्म है 1907। बापू रचना हिमतरंगिणी और रश्मि रेखा। हिमतरंगिणी को आप याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी की। ये हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी में कंफ्यूज होता है, तो हिम किरीटनी को याद रखेंगे कि कै वर्ग पहले आता है, तो कै वाली आएगी पहले 43 में, और हिम तरंगिणी तय वर्ग बाद में आता है, तो हिम तरंगिणी आएगी सन 1949 में। अगली रश्मि रेखा है, ये सन 1951 की है। और आपकी बापू है, ये सन 1937 की है। कब की है? बापू 1937 की है, जो सियाराम शरण गुप्त जी की है। इसके बाद में आए हैं आपके श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की 2 रचनाएं हैं, जोहर और हल्दी घाटी। जोहर है इनकी 1945 और हल्दी घाटी है इनकी सन 1939। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और मैथिली शरण गुप्त। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल इनका 1930 का काव्य संग्रह है, जिसके अंतर्गत आपकी जो झांसी वाली रानी वो रचना संकलित है। जगन्नाथ मैथिली शरण गुप्त जी की है मिलिंद, और जो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है इनकी है जीवन संगीत। स्वपन याद रखेंगे, रामनरेश त्रिपाठी की जो 4 काव्य संग्रह हैं काफ़ी बार एग्जाम में आ गए हैं अनुक्रम लगाव के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले जीवन संगीत, और जीवन संगीत किसकी है, तो ये है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। फिर उसके बाद में है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये हो गई। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की उर्मिला है। उर्मिला के बारे में एक तथ्य आपको याद रखना है, ये रचना है
रचित कब हुई थी? सन 1934, लेकिन इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत है ये महाकाव्य है। कब का है? सन 1931 का, और इसमें 12 सर्ग हैं। साकेत राम काव्य के ऊपर आधारित है और इसके अंतर्गत लक्ष्मण और उर्मिला की कथा वस्तु है इसमें 9वें सर्ग में। और जो उर्मिला है उसके विरह की जो आत्मीयता है, उसका जो समर्पण है, उस प्रकार की जो जितनी भी उनकी भावुकता है वो कहाँ पे दर्शाई गई है? 9वें सर्ग में दर्शाई गई हैं। यहाँ पे जो स्वपन आया है ये दोबारा से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो स्वपन है ये किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी जी की है। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी जी की। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 को हुआ था। स्वपन, इससे पहले मिलन है इनकी 1918। मेरे बोलने के ऊपर ध्यान देंगे, मिलन है 1918। फिर इसके बाद में इनकी आती है पथिक जो सन 1920 की है। स्वपन इनकी 1929 की है, और उससे पहले मानसी आती है उनकी सन 1927 की। और ये चारों रचनाएं अनुक्रम के हिसाब से काफ़ी बार पूछी गई हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकती हैं। अगला है सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त और रामनरेश त्रिपाठी। देखिए रामनरेश त्रिपाठी की बार बार रचनाएं पूछी जा रही हैं आपसे। यहाँ पे आ गई है रामनरेश त्रिपाठी की मिलन, जो हमने आपको बताई थी सन 1918। मिलन के साथ में याद रखेंगे पथिक 1920, स्वपन मानसी 1927 और स्वपन इनकी अंतिम काव्य संग्रह जो सन 1929 को प्रकाशित हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 को हुआ था। उसके बाद में है सोहनलाल द्विवेदी, और सोहनलाल द्विवेदी की रचना है कौन सी? वासवदत्ता। कौन सी है? वासवदत्ता। और ये कब की है? सन 1942 की है। ठीक है। फिर उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है कोयला और कृतित्व, और ये कब की है? सन 1964 की है। फिर सियाराम शरण गुप्त, इसकी है मौर्य विजय। क्या है इनकी? मौर्य विजय, और ये कब की है? सन 1913 की। देखिए जौहर यहाँ पे भी दे दिया है दोबारा, और जौहर और आपका जो हल्दी घाटी ये किसकी है? श्याम नारायण पांडे की है। और कब की है? जौहर है इनकी 1945, और जो हल्दी घाटी है वो सन 1939 है। क्वेश्चन है प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण से संबंधित विशेषताएं हैं। देखिए जो प्रिय प्रवास है उसमें जो प्रकृति चित्रण दिया गया है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रथम 5 सर्गों में संध्या से लेकर संध्या तक वर्णन है, तो देखिए ये इसकी विशेषता नहीं है। प्रकृति को मानवीय भावनाओं का अंग बनाया है, बिल्कुल ठीक है। पवनदूती प्रसंग में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल ठीक है। वृक्षों लताओं आदि का वर्णन उनके गुण रूप रंग आदि के आधार पर किया गया है, तो यहाँ पे 2, 3, 4 बिल्कुल सही है आपके बी ऑप्शन में। ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, गुप्त जी की कला पक्ष की विशेषताएं कौन सी हैं? गुप्त जी की भाषा प्रसाद, ओज और माधुर्य तीनों गुणों से युक्त थी, बिल्कुल ठीक है। गुप्त जी ने शब्द शक्ति में की अभिधा को अपनाया है, बिल्कुल ठीक है। गुप्त जी ने शब्द शक्ति में किसको अपनाया? अभिधा को अपनाया है। गुप्त जी ने साकेत, जयद्रथवध, सिद्धराज प्रबंधात्मक शैली में लिखी है, बिल्कुल ठीक है इनका। और गुप्त जी ने अपने काव्य में केवल शब्दालंकार का प्रयोग किया है, यही कथन गलत है। केवल नहीं है, केवल शब्दालंकार का प्रयोग नहीं किया इन्होंने, उपमा का भी किया है, अनुप्रास का भी किया है, केवल शब्दालंकार का ये यहाँ पे गलत है। तो 1, 2, 3 आपका बिल्कुल ठीक है, जो आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी के भारत भारती निम्न खंडों में बांटे गए थे। तो देखिए जो गुप्त जी का जो भारत भारती है वो 3 खंडों में बांटा गया था। कौन कौन से थे? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। कौन कौन से थे? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। भूतकालिक खंड इसमें नहीं था। तो देखिए आप याद रखेंगे 1, 3, 4, 1, 3, 4 आपके सी ऑप्शन में। अगला है देखिए, 2 वंशों को प्रकट करने वाली पावनी लोक लीला 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुतशीला, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं उनका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद में गुप्त जी ने राजा जनक के विलक्षण गुणों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कवि ने राजा जनक की पुत्रियों को 100 पुत्रों से भी अधिक वंश का गौरव बढ़ाने वाली कहा है, बिल्कुल ठीक है। राजा जनक की पुत्री थी सीता, और देखिए
कौन कहता है पुत्रियों से याद नहीं किया जाता पिता को। हमें जनक के, मैं तो मेरा स्वयं का अनुभव बताऊं, मुझे जनक जी के जो सीता जी के पिता हैं, सीता जी के भाइयों के बारे में नहीं पता है। जनक जी किसके कारण जाने जाते हैं? माता सीता के कारण जाने जाते हैं, न कि उनके भाइयों के कारण, न कि जनक जी अपने पुत्रों के कारण। तो कितनी अच्छी लाइन थी कि 2 वंशों में प्रकट करने वाली पावनी लोक लीला, 2 वंशों में राम के साथ में सीता जानी जाती है और जनक के साथ में भी सीता जानी जाती है, तो 2 वंशों में हो गई ना। फिर क्या है? 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूते शीला, जो 100 जनकों से, मतलब 100 पुत्रों से भी अधिक हैं क्या उनकी पुत्रियां पुत्रशीला, पुत्रों से भी बढ़कर हैं उनकी पुत्रियां। यहाँ कवि ने उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया, देखिए ये नहीं आएगा। यहाँ कवि अपने आराध्य राम की वंदना करते हैं, ये भी नहीं है यहाँ पे सिर्फ 2 ही पंक्तियाँ हैं। अगर आपने पंक्तियाँ को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से इनके आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए पहले पंक्ति ऐसे नहीं कि क्वेश्चन, एक बात और ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में जाने से पहले आप ये नहीं करेंगे कि आपने एक बार पंक्ति पढ़ी, पंक्ति को कम से कम आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे। अगर 2 और या 3 बार आप पंक्तियाँ पढ़ते हैं ना, तो भावार्थ अपने आप निकल के आ जाता है अपने सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे आप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही आपके सी ऑप्शन में। यहाँ पे अब 124 से 125 से लेकर 134 तक के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमको लगाना है। अगर ए और बी दोनों सही हैं तो ए लगाएंगे, ए सही है आर गलत है तो बी लगाएंगे, ए गलत है आर सही है तो सी लगाएंगे, और ए और आर दोनों गलत हैं तो डी लगाएंगे। तो देखिए द्विवेदी युग में गद्य व पद्य दोनों में रचनाएं रची गई थी, तो ये बात ठीक है, क्योंकि द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों ही की रचना रची गई थी और दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ था, तो स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है और दोनों ही सही हैं, तो वहाँ पे ए आएगा, ठीक है। मैथिलीषण गुप्त की रचना भारत भारती अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, बिल्कुल ठीक है ये कथन। भारत भारती सन 1912 और इसके लिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। यह रचना राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है और दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन आएगा ए। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो सभी को पता है कि हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नवजागरण प्रेरक चेतना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो देखिए स्थापना भी सही है, तर्क भी सही है और यहाँ पे ए आएगा आपका। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बिल्कुल ठीक है। इसमें आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष और लोक व्यवहार का कवि ने ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल ठीक है। इसमें लोक पक्ष का और लोक कल्याण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखा गया इसमें, तो यहाँ पे भी आएगा ए, क्योंकि आपकी स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है साकेत राम काव्य परंपरा का महाकाव्य, बिल्कुल ठीक है। और साकेत किसने लिखा था? मैथिलीषण गुप्त ने सन 1931 में। साकेत नायिका प्रधान काव्य है, इसके केंद्र में उर्मिला है। तो देखिए साकेत उर्मिला से संबंधित है और नायिका प्रधान काव्य है ये, तो देखिए दोनों ही कथन और तर्क ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए। अगला है, प्रिय प्रवास में हरिओत जी ने कृष्ण कंस के संघर्ष का मनोहारी चित्रण किया। देखिए ये गलत है, किस प्रकार से गलत है मैं आपको बता देती हूँ। कि जो प्रिय प्रवास है इसमें हरिओत जी ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के वृतांत का वर्णन किया है, उस वृतांत पे आधारित है, न कि कृष्ण कंस के संघर्ष पर, ठीक है। और प्रिय प्रवास एक वीर गाथात्मक महाकाव्य है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत? क्योंकि ये वीर गाथात्मक काव्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी मथुरा गमन के लिए चले जाते हैं और गोपियाँ विरह हो रहा है, उनको गोपियों को भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे श्रृंगारिक जो है ना, वीर गाथात्मक की जगह क्या आएगा? श्रृंगारिक महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? एक श्रृंगारिक महाकाव्य। तो देखिए यहाँ आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ए भी गलत है और बी भी आर भी गलत है, ठीक है। प्रिय प्रवास वियोग श्रृंगार को उजागर करता एक विरह महाकाव्य है। देखिए कौन सा है? वियोग श्रृंगार का उजागर एक, यहाँ पे किस प्रकार से विरह हो रहा है? देखिए विरह हो रहा है, इसमें कृष्ण के मथुरा जाने पर राधा, अन्य गोपियाँ, गोपों, यशोदा, नंद आदि की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये श्रृंगार के 2 भाग होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार का वर्णन
ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, एक वीर गाथात्मक काव्य न होकर एक श्रृंगारिक महाकाव्य है। ठीक है, अगला है, प्रिय प्रवास में हरिओद जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वोपरि रखा है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उपमा जो अलंकार है इनका सर्वोपरि रखा है उन्होंने। और वहाँ पे हमने बताया था आपको, देखिए पीछे शब्द अलंकार आया था तब वो गलत हो गया था हमारा ऑप्शन। उपमा अलंकार द्वारा कवि ने आकृति, भाव, रंग सभी प्रकार के सादृश्यों की सफल योजना की है। तो आपका ए भी सही है और आर भी ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका ए। अगला है, गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना में कल्पना का जीवंत प्रयोग करके भावों को उत्कृष्टता प्रदान की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये भी ठीक है, स्थापना। फिर उसके बाद में आया आपका, गुप्त जी ने कल्पना के माध्यम से साम्य और वैषम्य मूलक अलंकारों तथा रूपकों की श्रेष्ठ योजना की है। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्थापना भी ठीक है और आपका तर्क भी ठीक है, और ऑप्शन आएगा यहाँ पे ए। स्थापना दी गई है आपको, गुप्त जी ने अपने काव्य में के माध्यम खड़ी बोली को बनाया है। गुप्त जी ने अपने काव्य का माध्यम क्या बनाया, खड़ी बोली। तो आपकी स्थापना बिल्कुल ठीक है। उनके समय तक खड़ी बोली काव्य जगत में अपना स्थान नहीं बना सकी थी। देखिए ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि नहीं क्यों बना सकी थी, क्योंकि उनके समय में तो खड़ी बोली ने अपना संपूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। पद्य और गद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आर गलत है, और आर गलत है तो क्या आएगा, एक अगर आपका सही है और आर आपका गलत है तो यहाँ पे आएगा आपका सी आएगा या बी आएगा। ए गलत, सॉरी ए गलत है और आर सही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, आर सही नहीं हो रहा, ए सही और आर गलत है, वहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब ये गद्यांश है, इसको पढ़ लेते हैं हम गद्यांश को, और इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और साहित्य की दिशा व दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वो रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों में नायिका भेद जैसे विषय को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी थी। याद रखेंगे, नायिका भेद को छोड़कर अन्य विषयों पर रचना करने की प्रेरणा कौन देते थे, तो देते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का ये सुझाव देते थे। काव्य भाषा में किसका त्याग करना था, ब्रज भाषा का त्याग करना था, और खड़ी बोली का प्रयोग करने का ये सुझाव देते थे, जिसमें गद्य और पद्य की भाषा एक ही हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों तथा निबंधों के द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश, जिसमें विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ था। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सृजक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक तथा नियामक के रूप में हुआ है। उनकी प्रेरणा से अनेक कवि सामने आए और उनके आदर्शों पे वे आगे बढ़ने लगे। अगला है, देखिए, उनकी विचारधारा का पल्वन करते हुए कवियों ने एक और तो नवीन काव्य धारा का श्रीगणेश करते हुए भारतेंदु युगीन कालीन जो समस्या पूर्ति रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार और संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। कब से कब तक? 1900 से 1903 तक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो चिंतामणि घोष जी थे। उन्होंने नायिका भेद जैसे विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। बिल्कुल गलत, क्योंकि उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर अन्य के ऊपर कविता लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी हिंदी विभाग में नौकरी करते थे। ये कथन भी गलत, क्योंकि द्विवेदी जी किस में करते थे? रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ठीक है। द्विवेदी जी ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। आपका यही ऑप्शन ठीक है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा आपसे। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की दशा व दिशा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग पर भी बल दिया, आपका यही कथन गलत है, क्योंकि खड़ी बोली के साथ साथ उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग के ऊपर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ब्रज को त्याग दो, छोड़ दो और खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों लिखो। सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने के से पहले द्विवेदी जी रेल विभाग में नौकरी करते थे, बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी जी ने कवियों को उनके कर्तव्यों का बोध करवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे उपन्यास की रचना की थी, आपसे पूछा सही कौन सा है। तो देखिए, कवि कर्तव्य नाम से उन्होंने रचना तो लिखी थी, लेकिन वो उपन्यास नहीं था स्टूडेंट्स, वो था निबंध। देखिए, एक अक्षर की नहीं, शब्द की गलती हो रही है यहाँ पे। उपन्यास की जगह क्या आएगा, निबंध। आपसे पूछा सही कौन सा है। इस निबंध में केवल कवियों को ही दिशा निर्देश नहीं दिया गया, केवल कवियों को ही दिशा निर्देश नहीं दिया गया, ये कथन भी गलत है। यहाँ पे इस निबंध में केवल कवियों को ही दिशा निर्देश नहीं दिया गया, इसमें तो कवियों को दिशा निर्देश दिया गया था, यहाँ पे पता है नहीं दिया गया, ये कथन भी आपका गलत है। उनके इस कार्य से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ था, बिल्कुल ठीक है ये बात, सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। कवि कर्तव्य में उन्होंने केवल विषय वस्तु की नवीनता पर बल दिया था, यही गलत है। केवल विषय वस्तु पर नवीनता पर जोर उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने अन्य अलग अलग जो विशेषताएं हैं, तथ्य हैं, उनके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का योगदान केवल एक सर्जक के रूप में ही नहीं है, आपसे पूछा है सही नहीं है। तो ये तो सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी का योगदान केवल एक सर्जक के रूप में नहीं है, उनका योगदान विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक और नियामक के रूप में भी हुआ है। द्विवेदी जी ने गद्य पद्य की भाषा को एक न करने तथा उसमें भिन्नता रखने पर बल दिया, यही तो कथन गलत है। आपसे पूछा सही नहीं है, तो ये सही नहीं, क्योंकि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग, दोनों में ही एक रूपता करने का प्रयास किया था, न कि एक न करने का, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। द्विवेदी जी का योगदान विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक, नियामक के रूप में है, बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी जी की प्रेरणा अनेक कवियों को साहित्य सर्जन का कार्य किया था, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आंसर आपका आएगा यहाँ पे बी। द्विवेदी जी ने भाषा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था उन्होंने कठिन शब्दों और तत्सम शब्दावली के प्रयोग पर बल दिया, गलत। उन्होंने भाषा का संस्कार कर हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान किया, बिल्कुल यही आपका आंसर ठीक है। उन्होंने नवीनता लाने के लिए भाषा में क्लिष्टता प्रदान की, नहीं। उन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान, नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है आपके जो विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। कौन से विगत परीक्षा में दिसंबर 2018 में आए ये क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है। तो ये स्वपन नहीं है। अब अगर आपको मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, अगर आपको वो याद है तो आप स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कब की, तो सन 1929 की है। तभी मैं आपको बार बार बोल रही थी कि राम नरेश त्रिपाठी जी के जो 4 काव्य संग्रह हैं, मिलन इनका 1918, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वपन 1929। अगर आपको स्वपन, देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचनाएं जो कृषक क्रंदन है, कुसुमांजलि है, प्रेम बचीस, ये अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आप स्वपन को अलग से अपने आप छांट देंगे कि ये राम नरेश त्रिपाठी की है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है। तो आप पहुंच जाएंगे ना आंसर तक। इस प्रकार से पहुंचना आपको। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से नहीं है। आप इस क्लास को एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे और फिर एग्जाम में जाना आप, और फिर वापस आके अगर आपको शक है तो आप एग्जाम देके इन क्लासों को वापस से देखना। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से, ठीक है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, तो वो है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। कौन सी है, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा, बी ऑप्शन, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा इनकी सन 1921 की है और सिपाही का रचनाकार मुझे नहीं मिला। जो दैनिकी और आद्रा हैं, ये दैनिकी कब की है, सन 1942, और जो आद्रा है ये सन 1927 की है
और ये किसकी हैं, तो ये हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। किसकी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी की। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आज आ गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। विष्णुप्रिया एक खंड काव्य, बिल्कुल ठीक। सिद्धराज एक खंड काव्य है। साकेत महाकाव्य है। जय भारत क्या है, मुक्त काव्य। ये कथन गलत है, क्योंकि जय भारत है ये क्या है, जय भारत है ये खंड काव्य। क्या है, खंड काव्य है। क्या बात दिशा, ठीक है। यीशु इधर ओके, हाँ जी, एक मिनट है ना। विष्णुप्रिया इनका खंड काव्य है। ये कब का है, अगर आपसे पूछा जाए तो सन 1957 का है। सिद्धराज अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब का है, तो सन 1935 का है। ठीक है, कब का, 1935। साकेत इनका महाकाव्य सन 1931 का है। इनका एक और महाकाव्य यशोधरा जो सन 1932 का है, वो भी आप याद रखेंगे। जय भारत मुक्त काव्य नहीं, ये खंड काव्य है। और ये कब का है, जय भारत सन 1952 का है। कब का है, 1952 का। तो यहाँ पे आंसर आपका विष्णुप्रिया, सिद्धराज, साकेत, ये तो तीनों ठीक हैं, लेकिन जय भारत गलत है। तो 1, 2, 3 आपके ए ऑप्शन में है, आप ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अगला है आपको, अगला क्वेश्चन कौन सा है। प्रश्न में 2 तथ्य दिए गए हैं, इसमें अभिकथन और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। मैथिल शरण गुप्त भारतीय संस्कृति की आख्याता हैं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। देखिए, नहीं आया है यहाँ पे, तो आपका ए ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आर आपका गलत है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत आपकी डी ऑप्शन में। ठीक है, अगला है, जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है आपका, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। और ये श्रीधर पाठक जी की पंक्ति है। किसकी है, श्रीधर पाठक की पंक्ति है। और श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1859 को हुआ था। अंबिका दत्त व्यास 1858, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद 1889 और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। यहाँ पे देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का आपको अनुक्रम बताना है। उर्वशी कब की है, तो सन 1961 की। किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। कनुप्रिया कब की है, सन 1959 और ये है धर्मवीर भारती की। कामायनी जयशंकर प्रसाद 1935 और यशोधरा आपकी मैथिली शरण गुप्त सन 1932। तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी यशोधरा 1932, कामायनी 1935, कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती और उर्वशी 1961 रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप मेरे बोलने के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। ये देखिए, आ गया आपका जन्म वर्ष, और मैंने आपको बार बार बताया, तो इस जन्म वर्ष को आप स्वयं लगाएं। ठीक है, चलिए लगाते हैं, आप भी लगा लेना। श्रीधर पाठक है 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। तो आपका लगा हुआ ही है, ये तो ए ऑप्शन ही आएगा। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामनरेश त्रिपाठी। चलें आगे, ये है आपका नवंबर 2017। इसमें है, प्रिय की सुधि से ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसमें प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, रामनरेश त्रिपाठी 1889, मैथिली शरण गुप्त 1886 और लाला भगवान दिन को आप याद रखेंगे, लाला और लाला से करेंगे आप 1866 66। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम मैं तो इस प्रकार से याद करती हूँ, आपका तो मुझे पता नहीं है।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। कब का है? सन 1914 का। किसका है ये? तो ये हरिओध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। यहाँ पे है साकेत, ये सन 1931 मैथिली शरण गुप्त जी का। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद और लोकायतन 1964 सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन की जो ऑप्शन है ना, उनको आप जिस दिन आप खोल कर करने लगेंगे और आपको आने लगेगा खोल कर, तो आप सोच लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से रुकने वाले हैं नहीं। अगला है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, जिन देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो, वेश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। और उपरोक्त काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आए हैं आपके ये 4 कवि। इनके जन्म वर्ष आपको बता देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप होंगे तो आपके पास 56 इंच का सीना होना चाहिए जिससे आपका प्रताप बना रहे। और मैथिली शरण गुप्त, मेथी आपकी है 86 रुपये किलो, तो 1886। और रामधारी सिंह दिनकर, दिन में होते हैं 7, किसमें? एक सप्ताह में। और आप दिनकर मतलब सूर्य, रविवार के बाद में एक दिन और दो जोड़ दीजिए तो इनका जन्म आ जाएगा 1908। ठीक है, यहाँ पे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। श्रांत पथिक किसकी है? तो ये सन 1902 की है। और किसकी है? तो ये याद रखेंगे। अगर आपको पता हो तो श्रांत पथिक है और उजड़ ग्राम है, एकांतवासी योगी हैं। ये श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया था। तो ये मैं आपको भारतेंदु जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल नहीं स्टूडेंट, द्विवेदी युग है जो यूथ कंपटीशन बुक्स है उसमें करवा चुकी हूँ मैं ये सभी क्वेश्चन। अगर आप यूथ कंपटीशन वाले बुक भी अगर आप कंप्लीट लगा लेते हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करने से तुम 101% बता रही हूँ मैं आपको, नहीं रुक सकते। क्योंकि इतने क्वेश्चन करवाए ना मैंने और इतने डिटेल्स के साथ में कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। श्रांत पथिक ये किसकी है? रोला छंद में है ये। और किसकी है? श्रीधर पाठक की है। ठीक है, और प्रेम माधुरी ये हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन इसका रचनाकाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलन है वहीं आ गई रामनरेश त्रिपाठी की 1918 की। और प्रिय प्रवास ये किसका? हरिओध जी का, सन 1914 का। सबसे पहले आएगी आपकी प्रेम माधुरी, क्योंकि प्रेम माधुरी सबसे पहले आएगी तो प्रेम माधुरी, फिर उसके बाद में आएगा श्रांत पथिक, फिर प्रिय प्रवास, फिर मिलन। आपका यही आंसर ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं, मिलन 18, पथिक 20, मानसी 27 और स्वपन 29, शायद आपको याद हो गई होंगी। अगला है जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में हुआ है? तो देखिए प्रबंध काव्य के रूप में हुआ है, क्योंकि प्रबंधकार थे ये। इन्होंने 19 खंड काव्य लिखे हैं और 2 महाकाव्य लिखे हैं। इनके 2 महाकाव्य हैं साकेत 1931 और यशोधरा 1932। देखिए यहाँ पे है आपका वही रचनाकाल और वहीं आ गया श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी और शांति अटन। अब ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए आपकी किस्मत अच्छी है कि ये यहीं पर मिल गया आपको। श्रांत पथिक है इनका 1902 का, जो इनकी रचना थी द ट्रेवलर, उसका है। उजड़ ग्राम कब का है? सन 1889 का है। और एकांतवासी योगी 1886 का है। और शांति अटन इनका 1918 का है। तो देखिए एकांतवासी योगी पहले आएगा क्योंकि ये 1886 का है, फिर उजड़ ग्राम 1889 का है, श्रांत पथिक है इनका 1902 का, और आपका जो शांति अटन है इनका ये है सन 1918 का। तो देखिए जो आपकी ये आपका बी ऑप्शन है ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देख लेती हूँ मैं अगर मिलता है तो।
नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं करते हम खराब, है ना। याद तो है मुझे, लेकिन थोड़ा आपको खुलकर बता दूँ। ये श्रांत पथिक है ना, ये है द ट्रेवलर, उसका अनुवाद। किसका? ट्रेवलर का अनुवाद। गोल्ड स्मिथ की रचना है ये, और उसका श्रांत पथिक के नाम से सन 1902 में इन्होंने रचना की थी। फिर जो आपका उजड़ ग्राम है ना, ये है डेजर्टेड विलेज। क्या है? डेजर्टेड विलेज का। विलेज से आप याद रखेंगे, विलेज यानी ग्राम, गांव होता है। फिर हर्मिट, ये है आपका एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी का क्या है? हर्मिट। ठीक है, ये इनकी रचना है। एकांतवासी योगी किसका है? हर्मिट का। डेजर्टेड विलेज का क्या है? उजड़ ग्राम। और ट्रेवलर का है श्रांत पथिक। और इनका जो रचना काल है वो भी आपको बता दिया है। और किसकी रचना है? श्रीधर पाठक जी। और श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1889 को हुआ, 1859 को हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और सांदे अटन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मौर्य विजय है। कब की है? सन 1913 की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन और इनकी रचना है विप्लव गायन, और ये कब की है? सन 1933 की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राखी की चुनौती। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का कौन सा है? राष्ट्रीय तरंग, और ये किसकी है? ये कब की है? तो सन 1919 की। सतरंगे पंखों वाली है नागार्जुन साहब की। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली किसकी है? नागार्जुन की है। यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का आपको सही अनुक्रम बताना। यशोधरा इनकी कब की है? तो सन 1932 की है। द्वापर 36, पंचवटी 25 और साकेत 31। तो सबसे पहले आएगी पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंचवटी 25, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त में कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा है, ये नायिका प्रधान है क्योंकि बुद्धगुप्त की पत्नी है यशोधरा। और साकेत है, ये क्या है? साकेत में उर्मिला से संबंधित है। और ये जो आपकी विष्णुप्रिया है, इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। कौन? विष्णुप्रिया। जो पंचवटी है ना, सन 1925 की है। और इसमें क्या है? इसमें लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है। पंचवटी में किसका वर्णन है? लक्ष्मण के चरित्र का वर्णन है। विष्णुप्रिया इनकी सन 1957 की है, और ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित खंड काव्य है। यशोधरा जो सन 1932 का महाकाव्य है, और साकेत है, ये भी महाकाव्य सन 1931 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? तो आपसे पूछा रस कलश किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, कब की है ये रस कलश? तो सन 1940 की है, और ये रीति ग्रंथ है। ठीक है, रीति ग्रंथ है, ये ऋतु निरूपक ग्रंथ है। श्रीधर पाठक है 1859, और ये श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी, सांदे अटन इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय है 1865, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है 1883, मैथिली शरण गुप्त है 1886। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है? देखिए यहाँ पे मैं आपको चारों ही कथन बता देती हूँ कि किस किसके कथन है। भाषा संसार का नाममय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। क्या है? नाममय तो चित्र है, और ध्वनिमय स्वरूप है। क्या है? भाषा। तो ये किसका है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। किसका? सुमित्रा नंदन पंत जी का। उसके बाद में है, मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, और ये किसका है? निराला जी का है। ठीक है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। कवित्व को क्या कहते हैं? आत्मा की अनुभूति। और ये किसने कहा था? तो ये शुक्ल जी ने कहा था। और अर्थ सौरस्य की ही कविता का प्राण है, ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार कौन है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इसके लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 1844, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864। ठीक है, देखिए जन्म काल के अनुसार आपको कवियों का सही अनुक्रम बताना। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, माखनलाल चतुर्वेदी 1889, मैथिली शरण गुप्त 1886। तो सबसे पहले कौन आएंगे? 65 वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत यहाँ पे ठीक है, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं आएंगे, पहले आएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त जी। तो देख लेते हैं हम, ए ऑप्शन में तो है नहीं, ये किस में है? पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, फिर मैथिली शरण गुप्त,
माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। दोबारा से बता देते हैं, दोबारा से लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज न हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 और माखनलाल चतुर्वेदी 1889 और बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी ठीक होगा। देखिए पूछा जाता है रचनाकारों के जन्म काल से संबंधित संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो ये छपा था आपका सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1900 में शुरू हुआ था और इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। पहले संपादक 1900 से 1930 तक श्याम सुंदर दास जी ने किया और फिर 1903 से 1920 तक लंबे कार्यकाल 17 साल के दौर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे थे। हिंदी प्रतीप किसकी रचना? तो ये बालकृष्ण भट्ट की सन 1877 की पत्रिका है। बिहार बंधु किसकी है? तो ये एक मासिक पत्रिका थी जो किसकी थी? ये बांकीपुर से छपती थी। कब? सन 1871 को निकली थी और इसके संपादक थे केशव राम भट्ट जी। ठीक है। और उसके बाद में ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसकी थी? तो ब्राह्मण अंबिका दत्त व्यास की थी शायद। ये सॉरी कन्फ्यूज है मुझे, है लेकिन ये भारतेंदु योगी की, या तो प्रताप नारायण मिश्र की या फिर प्रेमचंद जी की, इन्हीं में से हैं, तीनों में से। थोड़ी सी मैं कन्फ्यूज हूँ इसके लिए, याद क्यों नहीं। हाँ जी, ब्राह्मण पत्रिका है वो एक मासिक पत्रिका थी और ये 1883 में कानपुर से छपती थी। कहाँ से? कानपुर से निकलती थी और ये प्रताप नारायण मिश्र जी की थी। किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र जी की थी। ठीक है। एक ट्रिक से याद किया था मैंने इसको कि ब्राह्मणों का क्या होता है? प्रताप रहता है, उससे झट से याद आ गई, वरना भूल गई थी मैं, स्किप हो गई थी दिमाग से। भारत भारती लिखने में उर्दू किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? उर्दू में जो उर्दू का जो ग्रंथ था कौन सा? तो मुद्दस्से हाली था। कौन सा? मुद्दस्से हाली था। और इसके प्रेरणा से ही मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास। किसका है? तो हरिओद जी का। लोकायतन 1964 का है और किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का। साकेत है 1931 का और ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। और कामायनी 1935, ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य। भारत भारती का रचनाकाल कब है? तो देखिए 1912। भारत भारती रचना बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म तिथि के अनुसार द्विवेदी युग के कवियों का आपको जन्म बताना है। देखिए मैंने आपको इसीलिए बार बार बताया था। श्रीधर पाठक जी का जन्म है 1859। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म है 1865। मैथिली शरण गुप्त जी का 86 और रामनरेश त्रिपाठी जी का है 89। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका एक ही ठीक है। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामनरेश त्रिपाठी 1889। रामनरेश त्रिपाठी के साथ माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद भी 1889 के। ठीक है। इसके साथ है अगला क्वेश्चन। देखिए रचना के आधार पर निम्नलिखित कृतियों को आपको सही अनुक्रम लगाना है। भारत भारती 1912 है। देखिए रस कलश 40 है 1900, उर्वशी 1961 है और शंभु इसका रचनाकाल है सन 1911। ठीक है। कब है? 1911। तो देखिए उर्वशी सबसे पहले आएगी। सॉरी ये उर्वशी 1961 वाली दिनकर जी की नहीं है। ये उर्वशी अगर पीछे तो किसी में भी नहीं है, इसमें है। तो देखिए शंभु, रस कलश, भारत भारती और उर्वशी। तो देखिए रस कलश तो 1940 का है, ये तो नहीं आएगा। तो ये उर्वशी फिर है 1909 वाली। किसकी है ये? मैथिली शरण गुप्त जी की है शायद ये उर्वशी। ठीक है। तो यहाँ पे उर्वशी, शंभु, भारत भारती और रस कलश। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना कौन सी है? तो ये है हम विस्पाई जन्म की। रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक। देखिए पथिक, मिलन, मानसी, स्वपन, ये रचना है इनकी चार जो बार बार पूछी ही जाती हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, एक मिनट। अगर आपको रामनरेश त्रिपाठी की पथिक याद है ना, तो देखिए बी में आप 4 देख लीजिए। बी में 4 कहाँ पे है? बी में 4 यहाँ है, यहाँ। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों तक पहुँच सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की आपको पता है कि हिम तरंगिणी है और हिम किरीटिनी है। ये जो एजी जी हैं वो बता रही हूँ आपको। तो माखनलाल चतुर्वेदी की आपको पता है हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी। तो देख लीजिए आपके सी में एक कहाँ पे है? तो देखिए सी में एक यहीं पे है, यहीं पे नहीं, अपने आप ही कट गया और आप आंसर तक पहुँच गए। चारों को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है। तो देखिए जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है हम विस्पाई
जन्म की, ठीक है। फिर है रामनरेश त्रिपाठी और इनका है पथिक और कब का है, सन 1920 का। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी और याद रखेंगे किरीटनी 43 और तरंगिणी 49। फिर सोहनलाल द्विवेदी की हैं कौन सी, भैरवी, ये सन 1941 का काव्य संग्रह है। और जो प्रवासी क्या है, जो प्रवासी के गीत हैं, यहाँ पे बची है एक प्रवासी के गीत, ये किसकी है, नरेंद्र शर्मा जी की सन 1939 की रचना है, ठीक है। अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए 27 के बाद में आगे क्वेश्चन है, हाँ जी, अंतिम 2 क्वेश्चन बचे हैं आज के। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो साकेत कब की है, सन 1931, प्रिय प्रवास 1914, तुलसीदास 1938 निराला जी की कृति है, ये याद रखेंगे, तुलसीदास नाम से निराला जी ने लिखा था। और कृष्णायन किसकी है, तो कृष्णायन है सन 1942 और द्वारका प्रसाद जी की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साकेत सबसे पहले आएगा प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास और कृष्णायन, ठीक है। प्रिय प्रवास कब का, 14, साकेत 31, तुलसीदास 38 और कृष्णायन है 1942। तो देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी जी का नहीं है। आ गया वहीं पे, देखिए मिलन 1918, पथिक 1920, स्वपन 1929 और एक है इनका मानसी जो सन 1927 का है, ठीक है। ये कब आया है, जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये नहुष है, ये नहुष किसका है, ये गुप्त जी का, जो इंद्राणी शीर्षक से एक खंड काव्य प्रारंभ किया था इन्होंने और फिर पूरा होने के बाद में ये नहुष नाम से प्रकाशित हुआ था और हिंदी जगत में हमारे सामने आया था। और ये नहुष कब का है, तो सन 1940 का है। कब का है, सन 1940 का। इसी के साथ में हमने आपके जो यूजीसी नेट से संबंधित द्विवेदी युग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो करवा दिए हैं 3 क्लासों में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।